So let's start with this rating इंटर इन्वेस्टमेंट। इंटर इन्वेस्टमेंट में का मतलब ये है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। इट कुड बी थ्रू इक्विटी और इट कुड बी थ्रू फिक्स्ड इनकम। सो इसका थीम ऑफ द रीडिंग ये है कि हम इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को कैसे कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो इसके टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर है। इसमें 4 टाइप्स होते हैं इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का। अभी हम फर्स्ट 3 पर फोकस करें, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, एसोसिएट्स एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन में। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं इन तीनों कैटेगरीज में से कौन सा कैटेगरी है, ये जो हमने एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करी है कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। सो इसका जो बॉलपार्क फिगर रफ, अगर हम रफ एस्टिमेशन ले रहे हैं तो हम कर सकते हैं यूजिंग ओनरशिप। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में स्टेक बाय कर रही है और उसको जो ओनरशिप स्टेक मिल रहा है वो लेस देन 20%, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट कंसिडर करेंगे। और वो जो ओनरशिप स्टेक मिल रहा है आफ्टर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर बाइंग स्टेक इन अनदर कंपनी, तो 20 to 50% मिल रहा है तो हम उसको एसोसिएट कंसिडर करेंगे। और ये ग्रेटर देन 50% है तो फिर हम उसको ग्रेटर देन 50% स्टेक ओनरशिप स्टेक हो रहा है आफ्टर बाइंग अ स्टेक इन द कंपनी, तो हम उसको एज ए बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे। सो ये जो था ओनरशिप से चेक करना, ये तो एक रफ लेवल चेक ही था। जो मेन जो चेक होता है वो होता है इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस ऑपरेशंस। अगर एक जो कंपनी दूसरी कंपनी में स्टेक बाय कर रही है और उसको उसका नॉट नॉट अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल एसेट्स। और उसका स्टेक बाय करने के बाद उसको एज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल रहा है ओवर बिजनेस ऑपरेशंस, तो हम उसको कंसिडर करेंगे एन एसोसिएट। और अगर उसका एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस है तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज ए बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो ऐसा हो सकता है कि हमारे जो है इन्फ्लुएंस मैटर करता है ना कि ओनरशिप परसेंटेज। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी कंपनी का हमारे लेस देन 20% ओनरशिप है, बट ऐसा केस हो सकता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है। या ऐसा कि लाइक से फॉर एग्जांपल कोई इक्विटी कंपनी है जिसके 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए रिप्रेजेंट करता है 10% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, क्लास बी रिप्रेजेंट करता है 90% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सो हमारा जो स्टेक है वो क्लास ए के शेयर्स हमें 10% बाय कर रखा है। तो is despite having less ownership, less than 20% ओनरशिप, हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया जिसके पास हमारे पास कंट्रोल है, बिकॉज जो क्लास ए का शेयर है उसी के पास वोटिंग राइट्स है। सो एसोसिएट्स में भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 20 to 50% ओनरशिप है बिटवीन, बट हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, या फिर ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास कंट्रोल है। और बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास ग्रेटर देन 50% ओनरशिप है बट कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज में भी कोई रीजन होता है कि गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है या ड्यूअल क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स है। सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे कैसे हमें पता चलता है, कैसे हमें एविडेंस मिलता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। फर्स्ट दिस बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी ए के कुछ एम्प्लॉइज है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिट करते हैं फॉर कंपनी बी जिसका हमने स्टेक बाय करे, तो उससे हमें पता चलता है कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या कंपनी ए के जो एम्प्लॉइज है इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस फॉर कंपनी बी, तो हमें पता चलता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और कंपनी बी में जिसका हम स्टेक बाय कर रहे हैं उसके बीच में इंटरचेंज हो रहा है मैनेजर पर्सन का, तब हमें पता चलता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। क्या कंपनी बी जो है कंपनी ए पर डिपेंडेंट है ऑन टेक्नोलॉजी, तो हमें पता चलता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन है बिटवीन इन्वेस्टर इन्वेस्टी, तो हम कंक्लूड करेंगे। अगर इन पांचों में से कोई एक भी फैक्टर हो तो हम कंक्लूड करेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे रहती है इन तीनों कंपोनेंट्स में। सो इसमें मतलब सब्सिडरी को कैसे दिखाते हैं इन द बुक्स ऑफ पेरेंट, सब्सिडरी या बोलो या जिस कंपनी का हमने स्टेक बाय करा है। सो इसमें फाइनेंशियल एसेट में हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज ए फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या अमोर्टाइज कॉस्ट। एसोसिएट्स को हम दिखाते हैं यूजिंग इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। और बिजनेस कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं यूजिंग एक्विजिशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सो अब हम जॉइंट वेंचर्स में आते हैं। जॉइंट वेंचर्स में कंपनीज डिसाइड करते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट रन करेंगे जिसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इस जॉइंट वेंचर पे दोनों कंपनीज का शेयर्ड कंट्रोल रहता है और शेयर्ड ओनरशिप रहता है। सो इसको हम अकाउंट कैसे करते हैं, इसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अकाउंट करते हैं यूजिंग इक्विटी मेथड, जो कि ये सेम मेथड है जो कि हमने एसोसिएट्स के लिए यूज करा था। और रेयर केसेस में हम इसको प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड भी यूज करेंगे। सो अब हम डीप डाइव करेंगे इन 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन को कैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिखाते हैं। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि हमारा ओनरशिप परसेंटेज कुछ और कैटेगरी इंडिकेट कर रहा हो बट हमारा इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस ऑपरेशंस कुछ डिफरेंट हो। सो इस केस में हम इन्फ्लुएंस को कंसिडर करेंगे।
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो एसोसिएट्स के लिए होता है वो कैसे पता चलता है? अगर इन्वेस्टर के पास एनी वन ऑफ द फॉलोइंग या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रिप्रेजेंटेशन है, इन्वॉल्व है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, इंटरचेंज हो रहा है मैनेजरियल पर्सन, डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे, या मटेरियल ट्रांजेक्शन है बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। सो अब हम जॉइंट वेंचर पे आते हैं। जॉइंट वेंचर में टू कंपनीज कंबाइन करती है टू वर्क ऑन ए कॉमन प्रोजेक्ट कॉल्ड जॉइंट वेंचर। इसका शेयर्ड कंट्रोल या जॉइंट ओनरशिप रहता है। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? फॉर फाइनेंशियल एसेट्स हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एफईपीएल, एफईओसीआई या अमोर्टाइज कॉस्ट। एसोसिएट्स में इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड होता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्विजिशन मेथड रिक्वायर्ड होता है। और जॉइंट वेंचर्स में इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड होता है। रेयर केसेस में प्रोपोर्शन कंसोलिडेशन मेथड भी यूज होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट में अगर किसी भी चीज़ को शॉर्ट टर्म या कैपिटल गेन के पर्पस के लिए होल्ड करें तो उसे हम एफवीपीएल क्लासिफाई करेंगे। नहीं तो फिर अगर मैच्योरिटी के लिए होल्ड करें तो डेट इंस्ट्रूमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट क्लासिफाई करेंगे। और होल्ड करें फ्यू ईयर्स के लिए तो एफईओसीआई। और इक्विटी में बस दो ही क्लासिफिकेशन है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए करें तो एफईपीएल, वरना फिर दूसरा। और रिक्लासिफिकेशन अलाउड होता है फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट ओनली बिटवीन एफवीपीएल एंड अमोर्टाइज कॉस्ट, इक्विटी में अलाउ नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारे इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एसेट्स को कैसे दिखाते हैं? अगर डेट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, पार वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस, कूपन परसेंटेज, एनुअल टर्म और वाईटीएम, तो हम एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना सकते हैं। सो डेट सिक्योरिटी का क्या कैसे दिखाते हैं? फॉर अमोर्टाइज कॉस्ट बैलेंस शीट पर आता है किस कॉस्ट पे हमने खरीदा था, फिर हम दिखाते हैं सब्सिक्वेंट करिंग वैल्यू या अमोर्टाइज सब्सिक्वेंट करिंग वैल्यू जो हमारे बुक्स में, या अमोर्टाइज कॉस्ट बोल लो। और इनकम स्टेटमेंट में हमारा इंटरेस्ट इनकम आता है जो कि हमने यहाँ पे कंप्यूट करा है। और इसमें हम अनरियलाइज गेन्स और लॉसेस को रिकॉर्ड नहीं करते। और एफवीपीएल में ये रहता है कि इनिशियली जो हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करा है वो दिखाते हैं, और फिर उसको हम दिखाते हैं एट फेयर वैल्यू। ये अभी हम बात करें डेट सिक्योरिटी फॉर बॉन्ड। और इसमें फिर कैश भी आता है, और बॉन्ड में फिर हमारा इनकम स्टेटमेंट में आता है इंटरेस्ट इनकम और अनरियलाइज गेन से लॉस एफवीपीएल से आता है। इसका नाम ही फेयर वैल्यू तो प्रॉफिट एंड लॉस है। और एफईओसीआई में ये आता है कि हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट में और फिर रिकॉर्ड करते हैं एट फेयर वैल्यू। फिर जो दूसरा आइटम बैलेंस शीट पे आता है वो कैश आता है, और अनरियलाइज गेन्स और लॉसेस भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाए जाते हैं। और बॉन्ड में जो इनकम स्टेटमेंट में आता है वो बस इंटरेस्ट इनकम आता है। तो अगर इक्विटी की बात करें तो इनिशियली इसको कॉस्ट में दिखाते हैं, देन एट द रेट फेयर वैल्यू। एफईओसीआई में अनरियलाइज गेन्स और लॉसेस भी हमारा जो ओसीआई में आता है। और इनकम स्टेटमेंट में हमारा अनरियलाइज गेन्स और लॉसेस एफईपीएल में आता है, और डिविडेंड्स हमेशा हमारे इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। सो नेक्स्ट हम एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स के टॉपिक पे आ रहे हैं। अगर हमारा अमाउंट वेट एक्सीड करता है बुक वैल्यू तो परचेज प्राइस को एलोकेट करते हैं तीन कंपोनेंट्स में। एक तो बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू, और बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। और फाइनल अमाउंट जो फेयर वैल्यू के अबव है वो हमारा गुडविल रहता है। तो ये जो एक प्रॉपर हमें हमने न्यूमेरिकल करा था, इनकम स्टेटमेंट पर क्या इम्पैक्ट आता है? इनकम स्टेटमेंट पर वन लाइन कंसोलिडेशन रहता है। जो हमारे जिस कंपनी का हमने बाय करा है उसका जो शेयर ऑफ नेट इनकम है, जितना शेयर से बाय करा है वो आता है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स। और अमोर्टाइजेशन रहता है एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये जो एक्सेस था इसको हम अमोर्टाइज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट पर क्या रहता है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं नॉन करेंट एसेट और बैलेंस शीट। और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक सिंगल लाइन आइटम में दिखाते हैं, जो कि हमारा कैरिंग वैल्यू प्लस शेयर ऑफ नेट इनकम माइनस शेयर ऑफ डिविडेंड्स माइनस अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू। स्टार्टिंग में हम बिगनिंग वैल्यू पे दिखाते हैं, फिर बाद में हम जो लास्ट ईयर का वैल्यू था उसी को वही हमारे बिगनिंग वैल्यू हो जाता है। गुडविल को ये ऐसे सेपरेट एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, इसी में आ जाता है। तो एक फेयर वैल्यू ऑप्शन रहता है जो कि आईएफआरएस में तो कुछ एंटिटीज के लिए अवेलेबल होता है, यूएस कैप के लिए सारी एंटिटीज के लिए अवेलेबल होता है। ये फेयर वैल्यू ऑप्शन इक्विटी मेथड का एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है। और इम्पेयरमेंट टेस्ट दोनों में रिक्वायर स्टैंडर्ड्स में रिक्वायर होता है पीरियोडिकली। जब हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैरिंग वैल्यू से कम हो जाता है तब हमें इम्पेयर करना होता है। और ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट्स में, तो अभी तक हमने दो आइटम देखे इनकम स्टेटमेंट में, थर्ड आइटम भी आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में जो आएगा। इसका जो ओनरशिप शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि हमारे एसोसिएट को रहे फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, उसको हमें रिमूव बैक करना पड़ेगा जब तक कि वो थर्ड पार्टी सेल से कंफर्म नहीं हो रहा। और जैसे ही थर्ड पार्टी सेल हो जाएगा तो इसी प्रॉफिट को हम ऐड बैक कर देंगे। जस्ट टू कंफर्म, एक ओनरशिप शेयर जितना है हमारा उस प्रॉफिट में उसकी बात हो रही है। ऐसा कर क्यों रहे हैं? बिकॉज इन्वेस्टर कंपनी हमारे टर्म्स एंड टाइमिंग से इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑफ ट्रांजेक्शन्स विद एसोसिएट। सो ये जो इक्विटी मेथड होता है इंप्रूव करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड डेट रेशियोज को। बिकॉज रेवेन्यू तो वैसा का वैसा रहता है बट नेट इनकम इंक्रीज हो जाता है, और असेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, डेप्ट उतना का उतना ही रहता है। सो ऐसे ये रेशियोज को ज़्यादा बेटर लोग दिखाता है।
नेक्स्ट हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन में आईएफआरएस यूएस दोनों रिक्वायर करते हैं कि एक्विजिशन मेथड यूज करें हम। सो अभी हम इस टॉपिक पे है कि एक्विजिशन मेथड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। सबसे पहले तो गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू डिफर करेगी बेस्ड ऑन कि हम फुल गुडविल मेथड में या पार्शियल गुडविल मेथड में। आईएफआरएस दोनों मेथड को अलाउ करते हैं, बट यूएस कैप रिक्वायर करते हैं बस कि बस फुल गुडविल मेथड ही हो। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है पार्शियल गुडविल मेथड में? तो अमाउंट पेड माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो कि अभी तक हम इक्विटी मेथड में करते हैं। फुल फुल गुडविल मेथड में ये होता है कि हाइपोथेटिकली हम एज्यूम करें कि 100% ऑफ कंपनी के लिए हम पे कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। सो 100% मतलब इस अमाउंट पेड माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का 100% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और ये अमाउंट पेड को हमने ग्रो करा है टू 100%। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं फुल गुडविल मेथड में? इसका वैल्यू होता है अनओन्ड बिजनेस कितना है, सो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी माइनस हमने कितना अमाउंट पे करा है, तो ये होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और पार्शियल गुडविल में ऐसे आता है कि हम पहले इसके इसी इसमें जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता है उससे स्टार्ट करते हैं, और फिर उससे माइनस करते हैं फुल गुडविल जो हमारे यहाँ पर अमाउंट आता है, प्लस करते हैं पार्शियल गुडविल को। तो बैलेंस शीट में क्या रहता है कि 100% जो असेट्स एंड लायबिलिटीज से होता है हमारे टारगेट की, उसको हम एक्वायरर के साथ कंबाइन कर देते हैं, और टारगेट के हम उस फेयर वैल्यू कंसीडर करते हैं, बुक वैल्यू कंसीडर नहीं करते। और एसेट में एक एक्स्ट्रा एसेट गुडविल भी आ जाता है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसके लिए उस एंट्री एक्वेशंस में आता है जिसमें एक्वेशन लेस देन 100% है। इक्विटी कैपिटल का डिपेंड करता है कि हम पार कॉमन एसेट कॉमन स्टॉक की बात करें, जो पार कॉमन स्टॉक है या नो पार वैल्यू कॉमन स्टॉक है। सो जब भी कंपनी पे कर रही है शेयर्स पे, तो इक्विटी पे क्या चेंजेस आएंगे वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। कैपिटल स्टॉक और एडिशनल पेड इन कैपिटल का जो अमाउंट है वो डिफर करेगा। बिफोर एंड आफ्टर एक्विजिशन, तो हमारा इनकम स्टेटमेंट कैसे इफेक्ट होता है अंडर एक्विजिशन मेथड? तो हमारा जो टारगेट है उसका 100% ऑफ रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं विद दैट ऑफ आवर एक्वायरर। और जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है उसमें जैसे कि रेवेन्यू है, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, ये पेरेंट के इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो उसमें फिर लास्ट इसके बाद एक लाइन आइटम आएगा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फिर उसके बाद उसमें से हम बैकआउट करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हुआ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिकॉज हम 100% ओन नहीं करें कंपनी को, तो जो परसेंटेज ऑफ एक्वायरर जो कि हम ओन नहीं करते उसी की इनकम से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आ रहा है, उसको हम माइनस करके करते हैं। फिर लास्ट लाइन आइटम हमारा ये आ रहा है कंसोलिडेटेड नेट इनकम टू पेरेंट शेयर होल्डर्स। सो फुल गुडविल वर्सेस पार्शियल गुडविल मेथड, इनकम स्टेटमेंट तो एकदम सेम रहेगा दोनों मेथड में, बट जो रेशियोज होंगे लाइक रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न टू इक्विटी वो बेटर होंगे फॉर पार्शियल गुडविल मेथड रेदर देन फुल गुडविल मेथड, बिकॉज फुल गुडविल मेथड में गुडविल का अमाउंट भी ज्यादा होता है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी अमाउंट ज्यादा होता है अंडर इक्विटी। सो इससे ये कि असेट्स और इक्विटी हमारे डिनोमिनेटर में ये बढ़ रहा है। सो इसमें और पार्शियल गुडविल मेथड में ये कम रहता है। सो कंपेरेटिवली ये जो रेशियो है नेट इनकम अपॉन असेट्स, ये पार्शियल गुडविल में ज्यादा हाई होता है। और सेम गोज विद दिस रेशियो नेट इनकम अपॉन इक्विटी, ये पार्शियल गुडविल मेथड में ज्यादा हाई होता है। वेरिएबल इंटरेस्ट एंड स्पेशल पर्पस एंटिटीज से, स्पेशल पर्पस एंटिटी एक तरीके का फंडिंग मैकेनिज्म है जिससे कंपनी मनी रेज करती है। जस्ट लाइक हम बैंक से पैसे रेज करते हैं, यही एक फंडिंग मैकेनिज्म है, पूरा व्हीकल जिससे हम मनी रेज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये कैसे काम करता है? स्पॉन्सर अपना एक असेट सेल करता है एसपी को, एसपी इन रिटर्न इसे कैश देता है। इसको ये फंडिंग कहाँ से आती है एसेट परचेज करने की? आउटसाइड पार्टी से बोरो करता है। फिर स्पॉन्सर जो है कि राइट टू यूज असेट्स ऑब्टेन करता है एसपी से और उसको लीज पेमेंट्स देता है। सो यूएस कैप में एक टर्म यूज होता है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी। उसमें एक ऐसी एंटिटी को डिस्क्राइब करें जो कि फाइनेंशियल कंट्रोल तो होती है बाय वन और मोर पार्टीज, बट उनका मेजोरिटी वोटिंग इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। सो कब ऐसा केस होता है कि एक एसपीई एक वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी है? जब टोटल इक्विटी एट रिस्क इनसफिशिएंट है टू फाइनेंस द एक्टिविटीज विदाउट आउटसाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, और इक्विटी इन्वेस्टर्स ऐसा कुछ लैक करते हैं एबिलिटी टू, इनमें से कोई एक भी चीज लैक करता है एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, ऑब्लिगेशंस टू अब्सॉर्ब लॉसेस और राइट टू रिसीव रिटर्न्स। तो जो हमारा प्राइमरी बेनिफिशियरी होता है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी का, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी को एज एन सब्सिडरी, रिगार्डलेस कि वो कितना ओनरशिप परसेंटेज है उसका वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी में। तो जो आफ्टर कंसोलिडेशन जो इफेक्ट रहता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो सेम रहता है एज बोरोइंग, एक हमने एग्जांपल में देखा था।